नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान और लोकसभा की संरचना के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही, पर साथ ही ये भारत के लोकतंत्र की बनावट को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, और शायद सबसे बुनियादी सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? विकल्प हैं राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लोकसभा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लोकसभा यानी लोगों की सभा। ये वो सदन है जिसके सदस्यों को भारत के नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं। अच्छा, मतलब जो हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं वो इसी सदन के लिए होते हैं? जी बिल्कुल, इसी प्रक्रिया को हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो अपना सांसद सीधे चुनता है। तो फिर अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभा का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का या राजनीतिक दलों का? इसका सीधा और सही जवाब है भारतीय जनता का। लोकसभा पूरे देश की इच्छा को दर्शाती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन लोकसभा सीधे सीधे भारत के लोगों की आवाज है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब थोड़ा संविधान की गहराइयों में उतरते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसके विकल्प हैं अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। इसका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन वो क्या है? अनुच्छेद 81 यानी आर्टिकल 81 लोकसभा की मूल संरचना बताता है कि राज्यों से कितने सदस्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे। ठीक है, ये तो समझ आता है। पर अनुच्छेद 331 से खास प्रावधान था। इसके तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, अगर उन्हें लगता कि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है। एक मिनट, आप कह रही हैं था, मतलब अब ये नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 2019 में 104वें संविधान संशोधन के बाद इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो जनवरी 2020 से ये व्यवस्था खत्म हो गई है। अरे, ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। मतलब ऐतिहासिक रूप से दोनों अनुच्छेद सही हैं, पर आज की हकीकत सिर्फ अनुच्छेद 81 है। एकदम सही। चलिए, अब सीटों की संख्या पर आते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? विकल्प हैं 500, 510, 520 या 525। जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई थी। ये उस समय की आबादी के हिसाब से था, लेकिन हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि भारत बढ़ेगा, तो उन्होंने इसमें बदलाव की गुंजाइश रखी थी। और बदलाव हुआ भी। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 530, 540, 542 या 545? जी, 1973 में ये बड़ा बदलाव आया। 31वें संशोधन के बाद ये संख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये संख्या बढ़ी क्यों थी? आबादी की वजह से? हाँ, मुख्य कारण बढ़ती हुई आबादी को सही प्रतिनिधित्व देना ही था। ठीक है, तो अब आते हैं आज की स्थिति पर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? और विकल्प हैं 543, 545, 547 या 552। देखिए, संविधान के अनुसार अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी। फिर से थी, इसमें भी कुछ बदलाव हुआ है? जी, इसका बंटवारा समझिए। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत। जैसा हमने भी बात की, वो 2 मनोनीत सदस्यों वाला प्रावधान अब खत्म हो गया है, तो 552 में से 2 कम हो गए। मतलब अब सैद्धांतिक सीमा 550 हो गई, लेकिन हम सुनते 543 हैं। ये क्या गणित है? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। 550 अधिकतम सीमा है, लेकिन जो प्रभावी संख्या है जिन पर असल में चुनाव होते हैं, वो आज की तारीख में 543 है। अच्छा, तो ये 543 का आंकड़ा कहाँ से आता है? ये आता है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। इसी पर अगला सवाल है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 510, 520, 525 या 530? इसका सही उत्तर है 530। राज्यों के लिए 530 सीटें निर्धारित हैं और यह संख्या 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई है। फ्रीज?
क्यों? ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला था ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है उन्हें सीटों के बंटवारे में नुकसान न हो। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? विकल्प हैं 13, 20, 22 या 25। दिए गए विकल्पों के हिसाब से सही उत्तर 13 है, लेकिन ये जानकारी अब पुरानी हो चुकी है। अच्छा, इसमें क्या बदलाव आया? 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर को 5 और लद्दाख को 1 सीट मिली, तो 13 में ये 6 सीटें जुड़ गईं। तो आज की सही संख्या 19 है। जी, आज केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 19 सांसद चुने जाते हैं। ये अपडेट बहुत जरूरी था। अगला सवाल फिर से मनोनयन से जुड़ा है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2, 4, 6 या 12? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, राष्ट्रपति 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकते थे। मैं अब इस शब्द पर ध्यान दे रहा हूं। हाँ, क्योंकि ये अब इतिहास का हिस्सा है। ये प्रावधान अब लागू नहीं है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 540, 545, 548 या 552? ऐतिहासिक रूप से और लंबे समय तक जो संख्या रही वो है 545। इसका गणित था 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 मनोनीत सदस्य। लेकिन आज के हिसाब से, जैसा हमने पूरी चर्चा की, ये संख्या बदल चुकी है। एकदम सही। आज अगर कोई ये सवाल पूछे तो सही जवाब 543 है, 2 मनोनीत सदस्य कम होने के बाद। तो मूल संविधान की 500 सीटों से लेकर आज की 543 सीटों तक का ये सफर, ये असल में भारत के लोकतंत्र का, उसकी बदलती आबादी और राजनीति का सफर है। हर नंबर के पीछे कहानी छिपी है। बिल्कुल। और अब जब 2026 पास आ रहा है तो ये कहानी एक नए मोड़ पर है। अब सवाल सीटों की संख्या का ही नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व के सही मतलब का होगा। ये आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 335? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331। तो इसमें क्या था? मतलब ये प्रावधान क्यों था? देखिए, ये प्रावधान इसलिए था ताकि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसे लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। अच्छा। कई बार ऐसा होता था कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व मतलब चुनाव के जरिए नहीं हो पाता था। और ये आंग्ल भारतीय मतलब कौन? संविधान में इसकी कोई परिभाषा है? हाँ, बिल्कुल। संविधान के अनुसार आंग्ल भारतीय वो व्यक्ति है जिसके पिता या कोई और पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के थे। अच्छा। और जो भारत में रहते थे। समझ गया। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि अब ये प्रावधान खत्म हो चुका है। अरे, कब हुआ ये? ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में ही इस मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, तो ये अब इतिहास का हिस्सा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास थी। तो ये राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति हुई, है ना? जी बिल्कुल, ये उनकी एक विधायी शक्ति थी। और आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में भी सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। हाँ, वो 12 सदस्य। सही, वो 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। तो फिर लोकसभा और राज्यसभा के मनोनयन में मुख्य अंतर क्या था? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। लोकसभा में जो मनोनयन था वो एक खास समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए था, जबकि राज्यसभा में मनोनयन का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संसद में लाना है ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ देश को मिले। बिल्कुल सही। अब आते हैं अगले सवाल पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा? इसका सीधा सा जवाब है जनसंख्या। जनसंख्या? क्षेत्रफल क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि हर सांसद
लगभग बराबर संख्या में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे। सही बात है। अगर हम क्षेत्रफल को आधार बनाते तो सोचिए क्या होता। राजस्थान जैसे बड़े लेकिन कम आबादी वाले राज्य को उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य से कहीं ज्यादा सीटें मिल जाती। हाँ, ये तो लोकतांत्रिक सिद्धांत के ही खिलाफ हो जाता। बिल्कुल। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 81 में साफ तौर पर जनसंख्या को ही आधार बनाया गया है और इसी काम के लिए परिसीमन आयोग का गठन भी होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी जनसंख्या वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या 1991 की जनगणना पर? इसका सही उत्तर है 1971 की जनगणना पर। एक मिनट, 1971 मतलब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी जनगणना, ऐसा क्यों? जी हाँ, और इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक और सामाजिक कारण है। वो क्या? 70 के दशक में सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत जोर दे रही थी। अब सोचिए, अगर हर जनगणना के बाद सीटें बदली जाती तो जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी उन्हें ज्यादा सीटें मिल जाती, और जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया उन्हें एक तरह से इसकी सजा मिलती, उनकी सीटें कम हो जाती। आपने बिल्कुल सही समझा। इससे जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास ही बेकार हो जाते। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया? इसी से बचने के लिए 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके जरिए इस व्यवस्था को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। अच्छा, और 2000 के बाद? 2000 के बाद भी स्थिति वैसी ही थी, तो 84वें संशोधन 2001 के द्वारा इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब अगले सवाल पर आते हैं जो इसी से जुड़ा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2021 ई में, 2026 ई में, 2021 ई में या 2011 ई में? जैसा हमने अभी बात की, ये 2026 ई तक यथावत रहेगा। और ये किस संशोधन से तय हुआ था? ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा तय किया गया था। तो इसका मतलब 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर सीटें बदलेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। और ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। वो कैसे? अनुमान ये है कि जब ऐसा होगा तो उत्तर भारत के राज्यों जहां आबादी ज्यादा बढ़ी है उनकी सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें या तो उतनी ही रहेंगी या उनका अनुपात कम हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। निश्चित रूप से। और शायद आपको पता हो, जो नया संसद भवन बना है उसे भविष्य में सांसदों की इसी बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये बात तो है। चलिए अब व्यवस्था के अंदर की बात करते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? भारत में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि हर चुनाव क्षेत्र से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और वो चुना कैसे जाता है? मतलब जीतने के लिए क्या 50% से ज्यादा वोट चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है, भले ही उसे कुल वोटों का 50% से कम ही क्यों न मिला हो। लेकिन इस पर तो बहस होती है कि ये सही प्रतिनिधित्व नहीं है। जी, होती है। वैसे ये जानना दिलचस्प है कि भारत में पहले कुछ समय के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, पर 1961 में से खत्म कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? दिए गए विकल्पों के हिसाब से इसका उत्तर है 7.5 लाख। लेकिन क्या ये हर जगह एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक औसत आंकड़ा है और वो भी बहुत पुराना। संविधान का लक्ष्य तो यही है कि सब जगह जनसंख्या बराबर हो। पर असल में ऐसा नहीं है। हाँ, असल में भौगोलिक परिस्थितियां और प्रशासनिक सुविधा के कारण इसमें बहुत अंतर होता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 1971 की जनगणना पर आधारित औसत है। तो आज के हिसाब से ये कितना होगा? आज की तारीख में तो हर सांसद औसतन 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आरक्षण से जुड़ा एक सवाल देखते हैं।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131, 152, 176 या 194? इसका सही उत्तर है 131। 131। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। और 131 में से एससी और एसटी के लिए कितनी है? वर्तमान में 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। अच्छा, और इन आरक्षण सीटों पर वोटिंग कैसे होती है? क्या वहां सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट करते हैं? नहीं, और यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। उम्मीदवार तो उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है, पर वोट उस क्षेत्र के सभी मतदाता डालते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। ये तो सामाजिक समावेश के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 या 1956? सही जवाब है 1952। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया तो शायद पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ, प्रक्रिया अक्टूबर 1951 में शुरू हुई थी और कई चरणों में होते होते फरवरी 1952 तक चली। उस समय के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। देश नया नया आजाद हुआ था, ज्यादातर आबादी निरक्षर थी। दुनिया को शक था कि भारत लोकतंत्र चला भी पाएगा या नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया को किसने संभाला? इसका श्रेय जाता है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को। उन्होंने इस विशाल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करवाया। और नतीजा क्या रहा पहले चुनाव का? इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? और ऑप्शंस हैं चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण या फिर लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर है चांदनी चौक। चांदनी चौक। अच्छा, इससे जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। हाँ, मतलब चांदनी चौक दिल्ली का एक निर्वाचन क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल आप अंदाजा लगाइए सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर? ये तो मतलब मेरे शहर के एक बड़े मोहल्ले से भी छोटा है। बिल्कुल। और अब इसकी तुलना कीजिए भारत के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र से, जो कि लद्दाख है। हाँ, वो तो बहुत विशाल है। उसका क्षेत्रफल 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचिए, एक तरफ 10 और दूसरी तरफ 1.7 लाख। जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर ये सीमाएं तय कैसे होती हैं? ये काम करता है परिसीमन आयोग, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन भी कहते हैं। अच्छा। और ये आयोग जनगणना के आंकड़ों को देखता है और उसके आधार पर सीटों की सीमाएं तय करता है, ताकि हर सीट पर आबादी का प्रतिनिधित्व लगभग बराबर हो सके। तो मतलब असली खेल क्षेत्रफल का नहीं, जनसंख्या का है। सही पकड़ा आपने। तो अब अगला सवाल देखते हैं। जी, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं उन्नाव, बंगलुरु उत्तर, गाजियाबाद या मल्का जिगरी। और सही जवाब है मल्का जिगरी। मल्का जिगरी। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दीजिए। मल्का जिगरी तेलंगाना राज्य में है और यहाँ मतदाताओं की संख्या 30 लाख से भी ज्यादा है। 30 लाख से ज्यादा? ये तो कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो मतदाता संख्या के हिसाब से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहां शायद 50,000 के करीब मतदाता हैं। हाँ, लगभग 50,000। तो एक तरफ 30 लाख, दूसरी तरफ 50,000। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और इन सब मतदाताओं की सूची कौन तैयार करता है? ये पूरी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। वो ही मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे समय समय पर अपडेट भी करते हैं, ताकि सभी योग्य नागरिक वोट दे सकें। जी। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? और आपके विकल्प हैं 6 तथा 22वां, 13वां तथा 38वां, 7वां तथा 31वां या 11वां तथा 42वां। इसका सही उत्तर है 7वां तथा 31वां। 7वां और 31वां। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जरूर। 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ था, वो राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा था। तो जब राज्यों की सीमाएं बदली तो सीटों का आवंटन भी प्रभावित हुआ। अच्छा, ये तो तार्किक है। हाँ,
और फिर आया 31वां संशोधन 1973 में, जिसने लोकसभा की सीटों को सीधे 525 से बढ़ा के 545 कर दिया था। तो अभी अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित है ना, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 ने एक तरह से इस संख्या पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी है। रोक लगा दी, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आंकड़े आने तक लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो अब अगला सवाल देखते हैं। जी। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विकल्प है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा या उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब बहुत सीधा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। मतलब जैसे राज्यों में होता है वैसे ही? बिल्कुल। केंद्र शासित प्रदेशों की जनता भी राज्यों की तरह ही सीधे वोट करके अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए चुनती है। और इसका प्रावधान संविधान में कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत भी ये प्रावधान किया गया है। तो मतलब दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो या अंडमान निकोबार, सभी जगह से सांसद सीधे चुनाव से ही आते हैं। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। ऑप्शंस हैं एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी या पारसी। इसका सही उत्तर है एंग्लो इंडियन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ना? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत था। मतलब अब नहीं है? जी, इसके तहत अगर राष्ट्रपति को लगता था कि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 सदस्यों को नामित कर सकते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। बिल्कुल, जनवरी 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने की ये व्यवस्था अब लागू नहीं है। तो ये मूल रूप से इस छोटे समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए था। हाँ, विधायी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, अब अगला सवाल है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? और विकल्प है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग या इनमें से सभी। देखिए, दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर इनमें से सभी होगा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन सभी के लिए प्रावधान था। अच्छा, लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की, आंग्ल भारतीय वर्ग वाला आरक्षण तो अब समाप्त हो चुका है। जी, तो वर्तमान में संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। और ये आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? यह आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य इन समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। सही कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और आपके ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। इसका सही जवाब है 25 वर्ष। जी, वैसे भारत में अन्य संवैधानिक पदों के लिए भी आयु सीमा जानना काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। और जो सबसे जमीनी स्तर का चुनाव है, पंचायत या नगर पालिका का, उसके लिए 21 वर्ष। और इन सबको चुनने के लिए यानी मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। बिल्कुल। अब अगला सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? विकल्प है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। सही बात है, आंकड़े भी यही बताते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए 80 सदस्य चुने जाते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां से 48 सांसद आते हैं। और तीसरे पर पश्चिम बंगाल, जहां से 42 सांसद चुने जाते हैं। तो इस साफ है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। जी, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और ये राज्य और लोकसभा में उनके स्थान के बारे में है। युग्म है आंध्र प्रदेश 25, असम 13, पंजाब 13 या पश्चिम बंगाल 42। जो युग्म सही नहीं है वो है असम 13। अच्छा, तो असम में 13 नहीं है? नहीं, असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं,
13 नहीं। और बाकी सभी विकल्प सही हैं? जी, आंध्र प्रदेश में 25, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, ये सही है। वैसे आंध्र प्रदेश में पहले तो ज्यादा थी, तेलंगाना बनने के बाद 25 रह गई। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश की सीटें 42 से घटकर 25 रह गईं। तो याद रखना जरूरी है कि राज्यों में सीटों की संख्या बदल सकती है। बिल्कुल। परिसीमन के बाद किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। और इसका उत्तर भी उत्तर प्रदेश ही है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सदस्य और राज्यसभा में 31 सदस्य हैं और ये दोनों ही देश में सर्वाधिक हैं। तो राज्यसभा में भी सीटों का आवंटन जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। हाँ, जिसे संविधान की 4वीं अनुसूची में बताया गया है। और दूसरे स्थान पर यहाँ भी महाराष्ट्र ही है। जी, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ये दिखाता है कि जनसंख्या का आकार किसी राज्य के राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव को कैसे निर्धारित करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14, 16, 18 या 20 और इसका सही उत्तर है 14। हाँ, 14। और इस पर थोड़ी और जानकारी देखें तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत। बिल्कुल। और इन 14 लोकसभा सीटों में से मतलब जो एक खास बात है वो ये कि 5 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए और 1 सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। ओह, तो ये आरक्षण राज्य की जो महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है उसको दर्शाता है। सही बात है। और ये भी जान लीजिए कि झारखंड से राज्यसभा के लिए 6 सदस्य चुने जाते हैं। और विधानसभा में? राज्य की विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। हाँ, ये एक काफी दिलचस्प फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में लोकसभा की 25-25 सीटें हैं। अच्छा। वैसे 2014 में जब तेलंगाना नहीं बना था उससे पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, फिर विभाजन के बाद 17 सीटें तेलंगाना में चली गईं और 25 आंध्र प्रदेश में रह गईं। और ये सीटों का आवंटन जनसंख्या पर आधारित होता है ना? बिल्कुल। लोकसभा सीटों का आवंटन मुख्य रूप से राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है और वो भी 1971 की जनगणना के अनुसार। 1971 की? ये भी एक रोचक तथ्य है। हाँ, इसीलिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राजस्थान में सीटें महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से कम हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु और राजस्थान? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। जी, भारत में लोकसभा सीटों के मामले में जैसा हम जानते हैं उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ पहले स्थान पर है। उसके ठीक बाद आता है महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर। तो ये क्रम सीधे सीधे इन राज्यों की विशाल जनसंख्या को दिखाता है। एकदम। आप सोचिए कि इन 3 राज्यों के पास ही लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 170 सीटें हैं। 170, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और यही बात राष्ट्रीय राजनीति और सरकार गठन में इन राज्यों के भारी महत्व को रेखांकित करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सही जवाब है महाराष्ट्र। हाँ, जैसा कि हमने अभी अभी बात की, महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के ठीक बाद दूसरे स्थान पर है। और एक और बात, अकेले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके आसपास के जो शहरी इलाके हैं, हाँ, वहीं पर 10 लोकसभा सीटें हैं। ओह, सिर्फ मुंबई क्षेत्र में 10 सीटें? जी। और महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए 19 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। और वहां की विधानसभा? राज्य की विधानसभा में 288 सदस्य हैं, जो इसे देश की प्रमुख विधानसभाओं में से एक बनाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु?
इसका सही उत्तर महाराष्ट्र है। जी, ये सवाल पिछले प्रश्न से काफी मिलता जुलता है, बस यहाँ संसदीय क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब लोकसभा सीट ही है। सही। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में लोकसभा सीटों की संख्या को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा साल 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया है। मतलब 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं। और ये जो निर्धारण है, ये 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। आयोग बैठेगा तब क्या होगा? तब जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर इन सीटों की संख्या में एक कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 50, 52 या 54? सही उत्तर है 40। जी, 40। बिहार 40 लोकसभा सीटों के साथ देश में चौथे स्थान पर है। वैसे साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, उससे पहले अविभाजित बिहार में 54 लोकसभा सीटें थीं। अच्छा। जिसमें से 14 सीटें झारखंड को मिल गईं। बिल्कुल। और बिहार की इन 40 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं। और राज्यसभा और विधानसभा की स्थिति क्या है? बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 243 सीटें हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 9, 11, 13 या 18? सही जवाब है 11। हाँ, 11। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। और इसकी 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी और 1 सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। मतलब यहाँ भी आदिवासी आबादी का खास ध्यान रखा गया है। एसटी सीटों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। हाँ, ये सीधे तौर पर राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए 5 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल या उड़ीसा? इसका उत्तर है हरियाणा। जी, हरियाणा। अगर हम दिए गए विकल्पों को देखें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20 और उड़ीसा में 21 सीटें हैं। तो जाहिर है इन चारों में हरियाणा में सबसे कम सीटें हैं। बिल्कुल। हालांकि भारत में कई राज्य ऐसे भी हैं जहां इससे भी कम सीटें हैं। अच्छा, जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 2-2 सीटें हैं और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में तो सिर्फ 1-1 सीट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र या फिर बिहार तथा महाराष्ट्र? और सही जवाब है महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। जी, ये क्रम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है 80 सीटों के साथ, दूसरा महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ और तीसरा पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ। ये दूसरा और तीसरा दर्जा हुआ। इनके ठीक बाद कौन आता है? इनके ठीक बाद बिहार 40 सीटों के साथ चौथे और तमिलनाडु 39 सीटों के साथ 5वें स्थान पर आता है। मतलब ये जो शीर्ष 5 राज्य हैं, ये मिलकर लोकसभा की लगभग 46% सीटें बनाते हैं। सही पकड़ा। इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण बनाने में इन राज्यों की भूमिका कितनी निर्णायक होती है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? सही उत्तर है दिल्ली। हाँ, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लोकसभा में 7 सदस्य चुने जाते हैं, जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। और दिल्ली के बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद अब जम्मू और कश्मीर का स्थान आता है, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहां 5 सीटें हैं। लेकिन इन 2 को छोड़ दें तो ज्यादातर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहां 1-1 सीटें हैं। जी। लद्दाख और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी 1-1 सीट ही हैं। दिल्ली के इन 7 सीटों में भी कोई आरक्षण है? हाँ है। दिल्ली की 7 सीटों में से 1 सीट जो उत्तर पश्चिम दिल्ली की है, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 5, 7, 8 या 10? इसका सही उत्तर है 7। तो ये सिर्फ दिल्ली की बात है या सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोई एक नियम है? देखिए, एक बड़ा नियम है।
संविधान ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में अधिकतम 20 सीटों की सीमा तय की है। अच्छा, तो दिल्ली की 7 सीटों के अलावा जम्मू और कश्मीर से 5, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव से मिलाकर 2 आते हैं। और बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों मतलब अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, इन सब से एक एक सदस्य आता है। तो ये पूरी व्यवस्था किसी ठोस आधार पर टिकी होगी? जी, ये सब संविधान के अनुच्छेद 81 में स्पष्ट लिखा है। और कौन तय करेगा कि सीटें कितनी हो, ये काम परिसीमन आयोग का है। और उसका आधार? सिर्फ एक चीज, जनसंख्या। जनसंख्या की बात आई है तो राज्यों पर आना तो जरूरी है। तो अब अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार? इसका सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। मतलब आबादी के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, लोकसभा में सबसे ज्यादा यानी 80 सदस्य भेजता है। 80? ये बहुत बड़ी संख्या है। जी, इसके बाद महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है और फिर पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ तीसरे पर। इसमें एक और दिलचस्प बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। ये जो सीटों का बंटवारा है ये आज की आबादी पर नहीं है, है ना? यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे पेचीदा पहलू है। वर्तमान में जो सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। 1971? वो तो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। हाँ, और इस पर 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक रोक लगी हुई है। तो जब ये सदस्य चुनकर आ जाते हैं तो सदन में कितने समय तक रहते हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इसका जवाब सीधा है, 5 वर्ष। 5 वर्ष? जी, संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से ठीक 5 साल का होता है और 5 साल पूरे होने पर सदन अपने आप भंग हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी तो भंग किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री सलाह दें तो राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई कार्यकाल कम होने की बात। क्या इसे बढ़ाया भी जा सकता है 5 साल से ज्यादा? हाँ, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही असाधारण स्थिति में। और वो क्या है? इसी से जुड़ा अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? सही जवाब है 1 वर्ष। एक बार में 1 साल के लिए? जी, ये प्रावधान सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है जो अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। संसद कानून बनाकर एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है। और अगर आपातकाल लंबा चले तो ऐसा 1-1 साल करके कितनी भी बार किया जा सकता है जब तक आपातकाल लागू है। ओह, तो ऐसा कभी हुआ भी है? हाँ, हुआ है। 5वीं लोकसभा जो 1971 से 1977 तक चली, उसका कार्यकाल इसी प्रावधान के तहत 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन जब आपातकाल खत्म हो जाता है तब क्या होता है? यहीं पर संविधान ने एक सेफ्टी वाल्व लगाया है। चलिए अगला प्रश्न यही है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? इसका उत्तर है 6 माह। 6 महीने? मतलब? इसका मतलब है कि जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, लोकसभा का जो बढ़ाया गया कार्यकाल है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही चल सकता है। अच्छा, ताकि जल्दी से जल्दी नए चुनाव हो सकें। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है ताकि कोई सरकार आपातकाल की आड़ में हमेशा सत्ता में न बनी रहे। तो इस पूरी चर्चा का सार अगले प्रश्न में है। अब अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, या जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले? जैसा कि हमने अभी बात की, सही अवस्था है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। मतलब सिर्फ नेशनल इमरजेंसी? जी, ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल में ऐसा नहीं हो सकता, और ये फैसला भी सिर्फ संसद कानून पारित करके ले सकती है, कोई एक व्यक्ति नहीं। ठीक है, तो कार्यकाल की बात साफ हो गई। अब सदन के अंदर की कार्यवाही पर आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में कोरम यानी कि गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए
कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 1/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/6 भाग या कुल सदस्यों का 1/10 भाग? इसका सही उत्तर है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। 1/10। ये कोरम होता क्या है असल में? कोरम मतलब किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए जरूरी न्यूनतम उपस्थिति, मिनिमम अटेंडेंस। अच्छा, ये नियम अनुच्छेद 103 में है और लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए सेम है। तो लोकसभा की कुल संख्या 543 है, तो उसका 1/10 कितना हुआ? लगभग 54.3। तो इसे 55 सदस्य माना जाता है। अगर सदन में 55 से कम सदस्य हैं तो अध्यक्ष को बैठक स्थगित करनी पड़ती है। मतलब बिना 55 सांसदों के कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सकता। ये तो इस सदन की उपस्थिति की बात। किसी एक सदस्य की अपनी उपस्थिति का क्या? अब अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह? इसका उत्तर है 2 माह। 2 महीने मतलब लगभग 60 दिन। जी, 60 दिन। संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार अगर कोई सदस्य सदन की इजाजत के बिना 60 दिनों तक सभी बैठकों से गायब रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। ये तो काफी सख्त नियम है। हाँ, और इन 60 दिनों की गिनती में वो दिन नहीं गिने जाते जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। अच्छा, पर इसका मूल संदेश यही है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें। बिल्कुल सही। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिस पर चर्चा हमेशा गर्म रहती है, सांसदों का वेतन। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 7,500 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए या 16,000 रुपए? देखिए, दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर 16,000 रुपए है। लेकिन ये आंकड़ा तो काफी पुराना लग रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आंकड़ा अब बदल चुका है। सांसदों का वेतन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 से तय होता है और इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। तो आज की वास्तविक स्थिति क्या है? आज वेतन कितना है? वर्तमान में एक सांसद का जो मूल वेतन है वो लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह है। 1 लाख रुपए? जी। इसके अलावा भत्ते और बाकी सुविधाएं अलग हैं। तो भत्तों से जुड़ा ही अगला सवाल है। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए या 1,000 रुपए? इसका सही उत्तर 1,000 रुपए है दिए गए विकल्पों के हिसाब से। और ये भी बदल गया होगा? हाँ, ये आंकड़ा भी अब बदल चुका है। वर्तमान में यह राशि 2,000 रुपए प्रतिदिन है। 2,000 रुपए रोज का? जी, लेकिन ये सिर्फ उन दिनों के लिए मिलता है जब वो सदन की कार्रवाई या समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दिल्ली में उनके रहने और दूसरे दैनिक खर्चों में मदद करना है। तो मतलब वेतन और दैनिक भत्ते के अलावा और भी सुविधाएं होती हैं? बिल्कुल। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए भत्ता, दफ्तर के खर्च के लिए भत्ता और साथ ही यात्रा, आवास, चिकित्सा जैसी कई दूसरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसका मकसद यही होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बिना किसी बाधा के देश की सेवा कर सके। एकदम सही, उद्देश्य यही है। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? विकल्प है 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 14,000 रुपए या 30,000 रुपए। ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका सही उत्तर है 30,000 रुपए। वैसे कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि वर्तमान में ये राशि 60,000 रुपए तक हो गई है। जी बिल्कुल। और ये भत्ता सांसदों को उनके कार्यालय के खर्चों और सचिवीय सहायता के लिए दिया जाता है। अच्छा, मतलब ऑफिस के खर्च के लिए? हाँ, इसके अलावा उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के खर्चों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। ओके। और जब संसद सत्र चल रहा हो तो उन्हें यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। और ये सब तय कौन करता है? ये सब संसद खुद तय करती है। एक कानून है संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954। 1954? जी। और इसी अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। समझ गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री को देते हैं, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को? ये प्रक्रिया काफी सीधी है। सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार
कोई भी लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर के साथ अपना स्थान त्याग सकता है। अच्छा, और अगर कोई राज्यसभा का सदस्य हो तो वो अपना त्यागपत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष खुद किसे त्यागपत्र देते हैं? वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। एक बात बताइए, क्या अध्यक्ष को त्यागपत्र स्वीकार करना ही पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं। अध्यक्ष इस बात की जांच कर सकते हैं कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है या नहीं। अगर उन्हें कोई शक होता है तो वो उसे स्वीकार करने से इनकार भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और एक बार त्यागपत्र स्वीकार हो गया तो वो निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। अगला सवाल पेंशन से जुड़ा है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? ये एक महत्वपूर्ण सुधार था। विकल्प हैं 1971 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से, 1976 ईस्वी से या 1978 ईस्वी से। जी, इसका सही उत्तर है 1976 ईस्वी से। हाँ, ये व्यवस्था संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन करके ही शुरू की गई थी। तो इसके लिए कोई शर्त भी होती होगी? जी, इस पेंशन के लिए एक सदस्य को एक निश्चित न्यूनतम कार्यकाल पूरा करना जरूरी होता है। और पेंशन की राशि? समय के साथ साथ पेंशन की राशि में कई बार बढ़ोतरी की गई है। अच्छा। पूर्व सांसदों को पेंशन के अलावा कुछ और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा। और ये पैसा आता कहाँ से है? यह पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा की बैठकों की। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी नियम है। 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? सही उत्तर है 6 माह। जी, और ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि संसद का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित करना ही होगा। ये अनिवार्य है। लेकिन हम तो 3 सत्रों के बारे में सुनते हैं। हाँ, वो परंपरा है। भारत में परंपरा के अनुसार एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और इन सत्रों को बुलाता कौन है? संसद का सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जो वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अच्छा, और 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? उस अवधि को अवकाश या रिसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ये पिछले सवाल से ही निकल कर आता है। विकल्प है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। इसका उत्तर है वर्ष में 2 बार। जी, जैसा कि अभी हमने बात की, ये अनिवार्यता अनुच्छेद 85 के नियम से आती है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। और इन सत्रों में सबसे लंबा कौन सा होता है? भारत का सबसे लंबा संसदीय सत्र बजट सत्र होता है, जो आमतौर पर जनवरी के अंत से शुरू होकर अप्रैल या मई तक चलता है। और बाकी 2? मानसून सत्र सामान्यतः जुलाई से अगस्त तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। तो राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं। हाँ, वो सत्र को आहूत भी करते हैं और सत्र का सत्रावसान भी करते हैं। चलिए, अब लोकसभा भंग करने पर आते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। किसके कहने पर? हाँ, वही सवाल है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर? सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है। तो ये एक संसदीय परंपरा है? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संसदीय परंपरा है, जहां कार्यपालिका के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति विधायिका को भंग करते हैं। और ऐसा कब होता है? ये तब भी हो सकता है जब कोई सरकार सदन में अपना बहुमत खो देती है और कोई दूसरी सरकार बनने की संभावना नहीं होती। और भंग होने के बाद? लोकसभा भंग होने पर नए आम चुनाव कराए जाते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। देखते हैं इसमें विकल्प क्या है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। ये तो पिछले प्रश्न जैसा ही है। हाँ, लगभग।
इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये पिछले प्रश्न की ही पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इसलिए दोनों सलाह एक ही मानी जाती हैं। तो ये राष्ट्रपति की अपनी शक्ति नहीं है? नहीं, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। वह इस मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। और लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अच्छा, अब आते हैं योग्यता पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल है कि क्या योग्यता नहीं है। हाँ, तो विकल्प है भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, या सरकारी लाभ के पद पर ना हो। सही उत्तर है उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। बिल्कुल, ये एक योग्यता नहीं है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, न कि 30 वर्ष। तो 30 वर्ष किसके लिए है? 30 वर्ष की न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए? उनके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सब संविधान में कहाँ लिखा है? सदस्यों की योग्यता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल सदस्यों की निर्योग्यता से जुड़ा है। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है। विकल्प हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय मामलों के मंत्री। इसमें एक खास बात है। इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। जी, लेकिन ये निर्णय विशेष रूप से दल बदल के आधार पर अयोग्यता के मामलों में लिया जाता है। अच्छा, दल बदल के मामले में? हाँ, जिसका वर्णन संविधान की 10वीं अनुसूची में है। उस अनुसूची के अनुसार दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अंतिम अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। और क्या इस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है? पहले नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में ये स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और अगर दल बदल के अलावा कोई और कारण हो तो? अन्य आधारों पर अयोग्यता के प्रश्नों पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार निर्णय लेते हैं। बहुत दिलचस्प। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? अभिरक्षक यानी कस्टोडियन। हाँ? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक या लोकसभा अध्यक्ष? हाँ, सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष को सदन की शक्तियों और उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षक या अभिरक्षक माना जाता है। उनका काम क्या होता है? वो सदन की कार्यवाही का निष्पक्ष रूप से संचालन करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। और उनकी कोई विशेष शक्ति? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। मतलब उनका फैसला आखिरी होता है इस मामले में? बिल्कुल। और वो सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। एक और बात जी, सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? और इसके ऑप्शंस है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के सदस्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें मतलब अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, खासकर लोकसभा के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य में। बिल्कुल, और इसका सही उत्तर है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। जी, इसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। इसमें साफ लिखा है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। अच्छा, और ये चुनाव साधारण बहुमत से होता है ना? हाँ, बिल्कुल, साधारण बहुमत से। और अध्यक्ष का मुख्य कार्य तो मतलब सदन की कार्यवाही का संचालन करना और अनुशासन बनाए रखना है। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया वो भी यही सदस्य करते हैं। जी, उनको हटाने का प्रस्ताव भी लोकसभा के सदस्य ही ला सकते हैं, बस उसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना जरूरी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। प्रोटेम स्पीकर ये एक बहुत ही कह सकते हैं अहम भूमिका है, भले ही थोड़े समय के लिए हो। और इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अच्छा, ये कब की जाती है नियुक्ति?
देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आम चुनाव के बाद पहली बैठक से ठीक पहले होती है और आमतौर पर एक परंपरा है कि जो सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें इस पद के लिए चुना जाता है। और इनका मुख्य काम क्या होता है? इनके दो मुख्य कर्तव्य हैं। पहला, जो नए चुने गए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, और दूसरा, नए अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका संचालन करना। अच्छा, तो जैसे ही नए अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं? हाँ, जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इसके विकल्प है विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा या इनमें से सभी द्वारा। ये तीनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। बिल्कुल, और इस सवाल का सही जवाब है इनमें से सभी द्वारा। तीनों तरीकों से बैठक समाप्त होती है। तो फिर इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट, इसका मतलब है बैठक को कुछ समय के लिए निलंबित करना, कुछ मिनट, घंटे या दिन के लिए। ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अच्छा, और सत्रावसान? सत्रावसान या प्रोरोगेशन ये सदन के पूरे सत्र को ही समाप्त कर देता है। ये काम राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और विघटन, वो तो सबसे बड़ा वाला हो गया। जी, विघटन मतलब डिसोल्यूशन। ये तो लोकसभा के जीवन काल को ही समाप्त कर देता है, जिसके बाद नए चुनाव होते हैं। ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। जैसा हमने अभी बात की, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति? जी, संविधान का जो अनुच्छेद 85(2) है, उसके अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? कि राष्ट्रपति ये निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा करते हैं। अच्छा, तो ये दो स्थितियों में हो सकता है ना? या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, बिल्कुल, या फिर कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर प्रधानमंत्री सलाह दे तो अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? विकल्प है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये पिछले सवाल का ही मतलब एक एक्सटेंशन है और इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। यानी असल शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही है। बिल्कुल, यही तो संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट में होती हैं। तो अगर सरकार सदन में अपना विश्वास खो दे तब भी ऐसा हो सकता है? हाँ, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं ताकि नई सरकार का गठन हो सके, या फिर प्रधानमंत्री समय से पहले चुनाव कराने के लिए भी इसकी सिफारिश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से या भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से? ये एक बहुत ही खास परिस्थिति की बात है और इसका सही जवाब है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लेकिन ये किसी भी हालत में हो सकता है क्या? नहीं, ये केवल राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में ही किया जा सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत। अच्छा, आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? हाँ, तो इसे कई बार बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसे 1-1 वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है जब तक आपातकाल लागू है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है, ये विस्तार 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रह सकता। ठीक है, अब शक्तियों की बात करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? विकल्प है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार हटाने के विषय में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन एक क्षेत्र है जहां दोनों बराबर हैं और वो है संविधान संशोधन करने के विषय में। संविधान संशोधन मतलब इसमें दोनों की सहमति जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन उसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। और अगर असहमति हो जाए तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान है? नहीं,
यही तो खास बात है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगर एक सदन पास न करे तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। चलिए अगला सवाल, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। लोग अक्सर लोकसभा अध्यक्ष सोच लेते हैं, पर वो सदन के अंपायर होते हैं, नेता नहीं। सदन के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। जी, परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो वो ही सदन के नेता होते हैं। और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हों, जैसा कि हो चुका है? बहुत अच्छा पॉइंट है। उस स्थिति में प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता के रूप में किसी वरिष्ठ मंत्री को नामित करते हैं, और मतलब सदन का नेता सरकारी विधेयकों और सदन की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब एक चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा सवाल। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो या इनमें से कोई नहीं। हाँ, जमानत जब्त होना, ये मुहावरा हम सब ने सुना है। बिल्कुल। इसका सही जवाब है 1/6 से कम मत प्राप्त हो। 1/6। तो ये नियम क्यों बनाया गया है? देखिए, इसका उद्देश्य केवल गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए एक जमानत राशि जमा करनी होती है, और अगर वो कुल वैध वोटों का 1/6 हिस्सा भी नहीं ला पाता तो वो राशि चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर ली जाती है, मतलब उसे वापस नहीं मिलती। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कहाँ? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। वित्तीय बिल मतलब पैसों से जुड़ा मामला, और ये लोकतंत्र का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है। इसका जवाब है केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में? जी, संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित करता है, और ये केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इसमें राज्यसभा की क्या भूमिका है? बहुत सीमित। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर इसे लौटाना होता है। वो इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, बस सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? ऑप्शंस है सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक। तो देखिए, इसका सही उत्तर है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। जी, असल में पैसों से जुड़ा कोई भी मामला, जिसे हम मनी बिल या फाइनेंस बिल कहते हैं, उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही हो सकती है। ये एक तरह से लोकसभा को दी गई एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ऐसा क्यों है? मतलब राज्यसभा में क्यों नहीं? इसका कारण हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में छिपा है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए संविधान ने यह तय किया कि जनता के पैसे पर नियंत्रण का अधिकार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। राज्यसभा इसे 14 दिनों से ज्यादा रोक भी नहीं सकती। अच्छा, सिर्फ 14 दिन। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चंस। हाँ, ऑप्शंस है 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका सही उत्तर है 20। सिर्फ 20? हाँ, एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए सिर्फ 20 तारांकित प्रश्न ही लिस्ट किए जाते हैं। इन पर एक स्टार बना होता है, इसीलिए इन्हें तारांकित कहते हैं। मंत्री को इसका जवाब सदन में मौखिक रूप से देना होता है। और इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि मंत्री के जवाब के बाद सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मतलब एक तरह से मंत्री की पूरी जवाबदेही तय हो जाती है। ये सरकार पर नियंत्रण रखने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। समझ गई। चलिए अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये तो बहुत लोगों को पता होगा, पर फिर भी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, ऑप्शंस है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बाड़मेर, राजस्थान, कच्छ, गुजरात और लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। अब तो खैर जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,70,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1,70,000? ये तो कई राज्यों से भी बड़ा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा है
और वोटर्स की संख्या के हिसाब से सबसे छोटे क्षेत्रों में से एक है। ये भारत की विविधता को दिखाता है। सही बात है। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जहां शक्तियों के संतुलन की बात आती है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है? किन मामलों में है? हाँ, किन मामलों में? तो विकल्प है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए, वैसे तो कई मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। जी, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या फिर राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग, इन तीनों ही मामलों में दोनों सदनों को बराबर की शक्ति दी गई है। मतलब संविधान ने यहाँ एक संतुलन बनाया है। एकदम सही, ताकि कोई एक सदन देश के सर्वोच्च पद के बारे में अकेले फैसला ना कर सके। ठीक है, अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में। हाँ, इसके पीछे का तर्क है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसलिए सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसकी परीक्षा भी केवल लोकसभा में ही हो सकती है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं आरक्षण के प्रावधान पर। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 335। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330। जी, आर्टिकल 330। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि देश के एससी और एसटी समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले। हाँ, ये हमारे लोकतंत्र को समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और ये आरक्षण समय समय पे बढ़ाया जाता रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे हर 10 साल में संसद द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में इसे 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा एसटी आरक्षित सीटें हैं? हाँ। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है, इसलिए वहां लोकसभा की 29 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। 6 सीटें? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसके बाद झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों का नंबर आता है। अच्छा, अब इसका उल्टा सवाल देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? मतलब कहाँ एसटी रिजर्वेशन नहीं है? जी, विकल्प है केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा या उपरोक्त सभी। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर इसका जवाब है उपरोक्त सभी। इन सभी में? हाँ, इन सभी राज्यों में, मतलब केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सब में लोकसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। और इसका क्या कारण है? इसका सीधा कारण है वहां की जनसंख्या। इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या इतनी कम है कि उनके लिए एक संसदीय सीट आरक्षित करने का आधार नहीं बनता। आरक्षण पूरी तरह से जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है। समझ गई। अब एक और इसी तरह का सवाल है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां, मतलब दोनों के लिए आरक्षण नहीं है? मतलब एससी और एसटी दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा या इनमें से सभी। तो ये भी एक बहुत ही रोचक सवाल है और इसका भी जवाब है इनमें से सभी। इनमें से सभी, ऐसा क्यों? देखिए, हर राज्य का कारण थोड़ा अलग है। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लगभग पूरी आबादी ही जनजातीय है, तो वहां अलग से आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता। गोवा जैसे छोटे राज्य में एससी या एसटी आबादी उस न्यूनतम सीमा को पूरा नहीं करती जो आरक्षण के लिए जरूरी है।
और जम्मू कश्मीर की स्थिति तो खैर हमेशा से थोड़ी अलग रही है। अच्छा, तो वजह अलग अलग है पर परिणाम एक ही है। बिल्कुल। चलिए अब वापस भूगोल पर आते हैं। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? ये तो एक तरह से पहेली जैसा है। हाँ, ऑप्शंस हैं मालदा पश्चिम बंगाल, शहडोल मध्य प्रदेश, चिक्काबल्लापुर कर्नाटक या नागौर राजस्थान। इसका सही उत्तर है नागौर राजस्थान। नागौर? जी, नागौर राजस्थान के लगभग बीच में पड़ता है। इस वजह से इसकी सीमाएं राज्य के 9 अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों से मिलती हैं, जैसे बीकानेर, चुरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, पाली, जोधपुर। 9 क्षेत्रों से? हाँ, आप सोचिए कि उस सांसद के लिए कितना मुश्किल होता होगा जिसे 9 पड़ोसी सांसदों के साथ पानी या सड़क जैसे मुद्दों पर समन्वय करना पड़ता होगा। ये एक तरह से भारत की जटिलता का एक छोटा सा उदाहरण है। वाकई ये तो बहुत ही अनोखी स्थिति है कि इस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी और विकल्प है प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा, 5वीं लोकसभा या 6ठी लोकसभा। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका सही जवाब है 6ठी लोकसभा। 6ठी लोकसभा? जी, 6ठी लोकसभा का कार्यकाल था 1977 से 1979 तक और उस लोकसभा में सिर्फ 21 मतलब केवल 21 महिला सांसद चुनी गई थी। सिर्फ 21? ये तो बहुत ही कम है। हाँ, और इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण भी है। ये वो लोकसभा थी जो आपातकाल यानी इमरजेंसी के ठीक बाद हुए चुनावों से बनी थी। उस समय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, तो उस राजनीतिक उथल-पुथल में शायद ये मुद्दा पीछे रह गया। शायद। तो फिर ये तो हुई सबसे कम की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? विकल्प है 8वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा या 16वीं लोकसभा। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा? जी, जिसका कार्यकाल 2014 से 2019 तक था। इसमें 62 महिला सांसद थीं, जो उस समय तक का एक रिकॉर्ड था। 62? ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है 21 के मुकाबले। बिल्कुल, और ये कुल सीटों का लगभग 11.4% था। पर एक और दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। ये रिकॉर्ड भी अगली ही लोकसभा मतलब 17वीं लोकसभा जो 2019 में बनी उसमें टूट गया। अच्छा। हाँ, तब 78 महिला सांसद चुनकर आई। ओके। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव दिशा में हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक संकेत है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सरकार के स्थायित्व से जुड़ा है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? विकल्प है 20, 30, 40 या 50। इसका सही जवाब है 50। 50? जी, किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। और क्या इस अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र संविधान में है? सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, अनुच्छेद 75 का 3रा खंड मतलब आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अच्छा, तो ये उसी उत्तरदायित्व से निकलता है। बिल्कुल, और ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। समझ गए। अगला सवाल थोड़ा पेचीदा है। ये सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य पहला विकल्प जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था या आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता या देती है, दूसरा जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या दी गई हो, तीसरा एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, या फिर चौथा अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता हो। ये दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, मतलब अगर किसी सदस्य को उसकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया हो तो भी उसकी सदस्यता नहीं जाती। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब पार्टी ने निकाल दिया फिर भी वो सांसद बने रहेंगे? जी है, कानून यही कहता है।
ये नियम दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची? जी। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। कानून के मुताबिक अगर आप खुद पार्टी छोड़ते हैं या विप के खिलाफ वोट करते हैं तो सदस्यता जा सकती है, पर अगर पार्टी आपको निकाल दे तो आप एक सदस्य के तौर पर सदन में बने रहते हैं। और इस पर आखिरी फैसला कौन लेता है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता का जो अंतिम निर्णय है वो सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? विकल्प हैं 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952 या 16 अगस्त 1952। वो ऐतिहासिक दिन था 13 मई 1952। 13 मई 1952। जी, वैसे पहली लोकसभा का गठन तो 17 अप्रैल 1952 को ही हो गया था। जी। लेकिन जो पहली बैठक हुई वो 13 मई को हुई। और उस पहली लोकसभा के बारे में कुछ और खास बातें? हाँ, इसका कार्यकाल 4 अप्रैल 1957 तक चला था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। जी, वी मावलंकर। हाँ, और जाहिर है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अब वापस मंत्रिपरिषद पर आते हैं। सवाल है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? विकल्प है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका सही जवाब है लोकसभा। लोकसभा? लेकिन हमने तो हमेशा पढ़ा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, पर यहाँ एक बारीक अंतर है। संविधान का अनुच्छेद 75(3) साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। अच्छा। जो आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की बात कर रही हैं, वो व्यक्तिगत मंत्रियों के लिए लागू होता है, लेकिन जब पूरी मंत्रिपरिषद की बात आती है तो वो लोकसभा के विश्वास पर ही काम करती है। मतलब वैवाहिक रूप से शक्ति लोकसभा के पास है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है? विकल्प है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जवाब सीधा है, उपरोक्त सभी। मतलब ये सभी तरीके हैं। जी, ये सभी बहुत शक्तिशाली तरीके हैं जिनसे लोकसभा सरकार पर नियंत्रण रखती है। इनके अलावा भी लोकसभा के पास प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव जैसे कई और उपकरण होते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो सरकार पर एक तरह का संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। और बजट भी तो एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल। बजट पर चर्चा और कटौती प्रस्ताव भी सरकार की जवाबदेही तय करने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। चलिए अब आरक्षण के विषय पर एक सवाल देखते हैं। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में सिर्फ अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। और ये किस आधार पर होता है? ये उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय होता है। अभी की बात करें तो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए लोकसभा में कोई राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा के आकार की। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 547, 545, 552 या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मूल संविधान के हिसाब से इसका सही उत्तर है 552। 552। हाँ, इसका एक गणित था। 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। लेकिन इसमें हाल ही में एक बदलाव हुआ है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया, उसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो मनोनयन का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, तो वो 2 सीटें अब नहीं है? जी, तो इसलिए अब जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो है 550। हालांकि वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 543 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा मतलब क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या भीलवाड़ा? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। जी, इसका क्षेत्रफल 1,73,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो दिल्ली का चांदनी चौक है। तो एक तरफ लद्दाख और दूसरी तरफ चांदनी चौक। बिल्कुल। और एक और मजेदार तथ्य है, अगर हम मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें हाँ, तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना का मल्काजगिरी है और सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? और इसके विकल्प हैं जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा। इसका जवाब तो शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे। सही उत्तर है जनसंख्या। जी, जनसंख्या। और ये भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को दिखाता है, एक व्यक्ति एक वोट। सही बात है। इसका मतलब है कि हर नागरिक के वोट का मूल्य मतलब लगभग बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए जिस राज्य की आबादी ज्यादा, उसे लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि विधायी शक्ति जनसंख्या के अनुपात में हो, न कि जैसे जमीन के आकार या आर्थिक स्थिति के। अच्छा, तो अब आप एक सवाल पूछिए। जरूर। तो सवाल ये है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। विकल्प हैं राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद। तो इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद। बिल्कुल सही। और ये संसदीय प्रणाली का मतलब एक बहुत ही मुख्य तत्व है। राष्ट्रपति, हाँ, वो राज्य के प्रमुख तो है, लेकिन वो असल में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। जी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। हाँ, और लोकसभा को भंग करने का फैसला वो कोई छोटा मोटा फैसला तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय है। सही बात है। तो ये फैसला वही मंत्रिपरिषद लेती है जिसे सदन का विश्वास प्राप्त होता है। चलिए, तो अब अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, तो अगला सवाल ये है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष। और सही जवाब है 25 वर्ष। 25 वर्ष। जी, यह आयु सीमा यह पक्का करने के लिए है कि जो उम्मीदवार कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास, आप कह सकते हैं, एक जरूरी परिपक्वता और जीवन का अनुभव हो। ये दिलचस्प है क्योंकि वोट देने की उम्र 18 साल है, पर चुनाव लड़ने के लिए आपको 7 साल और इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगला सवाल आपकी तरफ से। ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या फिर उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। इसका सही जवाब है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। सही। देखिए, ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये तब इस्तेमाल होता है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर मतलब एक तरह का गतिरोध पैदा हो जाता है। जी, जब दोनों सदन सहमत नहीं हो पाते। हाँ, तो साधारण बहुमत की जो शर्त है वो प्रक्रिया को आसान बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि वो जो डेडलॉक है वो खत्म हो सके। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा होते हैं, तो संयुक्त बैठक में हमेशा उनका ही पलड़ा भारी रहता है। सही बात है, संख्या का खेल है पूरा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो सवाल है शून्यकाल क्या है? और विकल्प हैं जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, आराम का समय, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, या जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। भोजन का समय तो नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही उत्तर है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। शून्यकाल यानी 0 आवर। जी, और ये एक भारतीय संसदीय नवाचार है। मतलब ये हमने कहीं से लिया नहीं है, ये यहीं विकसित हुआ है। अच्छा। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और इसमें सदस्य बिना किसी पहले की सूचना के जो भी उन्हें लगता है कि सार्वजनिक महत्व का मामला है उसे उठा सकते हैं।
तो ये तो लोकतंत्र को बहुत जीवंत बनाता होगा। बिल्कुल, ये सांसदों को सरकार का ध्यान तुरंत किसी जरूरी मुद्दे पर खींचने का एक बहुत अच्छा मौका देता है। ठीक है, तो अगला सवाल। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? विकल्प है 2 बार, 4 बार, 6 बार या 3 बार। इसका सही जवाब है 2 बार। 2 बार न्यूनतम। हाँ, न्यूनतम। देखिए, संविधान ये कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जी। और ये नियम ये पक्का करता है कि संसद नियमित रूप से मिलती रहे ताकि वो अपने जो विधायी और निगरानी के काम हैं वो ठीक से कर सके और कार्यपालिका को सरकार को जवाबदेह बनाए रखे। बिल्कुल। अच्छा, तो अगला सवाल विपक्ष से जुड़ा है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? विकल्प है 55, 65, 40 या 100। तो इसका सही उत्तर है 55। 55। जी। देखिए, आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए एक पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10% जीतना होता है। और अभी 543 सीटें हैं, तो उसका 10% हुआ लगभग 55। बिल्कुल। और एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और एक दूसरा नजरिया पेश करता है। सही बात है। चलिए, अब आप अगला सवाल पूछिए। तो लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? विकल्प है 250, 140, 543 या 550। तो सही जवाब है 543। जी, 543। पहले यह संख्या 545 हुआ करती थी। हाँ, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। लेकिन फिर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2019 में, और उसके बाद इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो अब स्थिति यह है कि सभी 543 सदस्य सीधे जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, या राष्ट्रपति और लोकसभा? ये थोड़ा पेचीदा सवाल है दिए गए विकल्पों के हिसाब से। हाँ, इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर तो लोकसभा और राज्यसभा है। जी। लेकिन अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो भारतीय संसद 3 घटकों से बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये बहुत जरूरी बात है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे दोनों सदन पास न कर दें और राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। बिल्कुल। तो अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? हाँ, कहाँ? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? इसका जवाब एकदम साफ है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जी। और ये प्रावधान लोकसभा को वित्तीय मामलों में सबसे ऊपर रखता है, उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करता है। हाँ, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता चुनती है। तो जनता के पैसे से जुड़े मामलों पर आखिरी फैसला लेने की शक्ति भी उन्हीं को दी गई है। सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिर्फ चर्चा कर सकती है, कुछ सिफारिशें दे सकती है, लेकिन उससे वो खारिज नहीं कर सकती। तो आज हमने भारतीय संसदीय प्रणाली से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। जी, और उनकी बारीकियों को भी समझने की कोशिश की। हाँ। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे और दिलचस्प विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।